जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं प्रमोद अरोड़ा और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं रोजगार विद प्रमोद यूट्यूब चैनल में। प्यारे साथियों, आप लोगों का बेसब्री से इंतजार था कि यूपी पुलिस की वैकेंसी कब आएगी। दोस्तों अब तो आ गई है। अब आपका जो इंतजार था बिल्कुल ख़त्म हो गया है दोस्तों। तो इसी को लेकर दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ मैथ का प्रैक्टिस सेट, जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, जिसमें दोस्तों 19 क्वेश्चन हैं, 19 प्रश्न है प्यारे साथियों। 19-18 ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 20 भी पूछ लिए जाते हैं। तो हमारा टारगेट यही रहेगा कि आपके पेपर में जितने भी मैथ के क्वेश्चन आए उन सभी को आप एग्जाम हॉल में बना कर आएँ। ये मेरा टारगेट है दोस्तों। तो पहले मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा रहा हूँ, जिससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि पिछला जो पेपर हुआ था उसमें किस लेवल की क्वेश्चन पूछे गए थे। उसी के आधार पर आपको आगे तैयारी करनी है दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को सेशन अच्छा लगेगा। अगर दोस्तों अच्छा लगे तो आप लोग इसे लाइक कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, हम इस वीडियो के लाइक का 200 का आंकड़ा लगाते हैं। हमने इसका टारगेट क्या रख दिया, 200 का। 200 लाइक का हम इसका टारगेट रखते हैं दोस्तों। अब मैं विश्वास करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप मेरे जितने भी दोस्त, मेरे भाई, आप लोग वीडियो देखेंगे, इसको लाइक जरूर करेंगे दोस्तों। आइए स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग भारत माता की जय लिखकर कहानी को स्टार्ट किया जाता है। आइए सभी लोग एक बार आइए यहाँ पर और एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए दोस्तों। एक बार सभी प्यारे साथी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 13 से विभाज्य है को 16 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। प्यारे साथियों, सबसे पहले आपको यह पता करना है कि 3 अंक की वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जो 13 से विभाज्य है। तो देखिए 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, आप लोग बताइए हमें। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है दोस्तों। तो आपके दिल से आवाज आई होगी दोस्तों। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 100। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है दोस्तों, 100। आपके दिल से आवाज आई होगी दोस्तों, आपके दिल से आवाज आई होगी दोस्तों कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, आपके दिल से आवाज आई होगी दोस्तों 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 होती है। कितना होती है दोस्तों, 100 होती है। ठीक है, 100 होती है। अब ऐसी 100 तो 13 से विभाज्य नहीं है, लेकिन यहाँ पर कहा है कि 13 से विभाज्य बताइए 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो आप क्या करिए, ये 3 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या है 100, इसमें आप 13 से भाग दे दीजिए। 13 से भाग दीजिए। 13 से भाग देंगे तो 13 7 91, 13 7 91, 13 7 91 हो जाएगा। कितना बचेगा दोस्तों, यहाँ पर 9 बचेगा। ठीक है दोस्त, 13 7 91, 9 बच रहा है। अगर ये 9 की जगह 13 होता तो भाग एक बार जाता। कितना कम है, यहाँ से इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 4, यानी 4 कम है। तो आप 100 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा दोस्तों 104। क्या हो जाएगा, 104। यानी 3 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या 104 है, जो 13 से पूरा पूरा क्या है दोस्तों, विभाज्य है। क्लियर है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगा दोस्तों जो 13 से विभाज्य है, 104। अब 104 को आपको भाग देना किसी 16 से। 104 को दोस्तों जब आप 16 से भाग दीजिएगा तो कितना शेष बचेगा, यह पूछा गया है। 16 छक्का 96, 96 8 104, यानी शेषफल क्या बचेगा, 8 बचेगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, 8। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने यहाँ पर है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने यहाँ पर दिया गया है और इसमें बोला गया है, देखिएगा, 65 61 के वर्गमूल की गणना कीजिए। यह संख्या अपने स्वयं के वर्गमूल द्वारा विभाजित है। परिणाम ज्ञात कीजिए। 65 61 का वर्गमूल की गणना कीजिए, यानी 65 और 61 का वर्गमूल बताना है। 65 100 61 का क्या बताना है दोस्तों आपको, 65 100 61 को बताना है आपको वर्गमूल। तो इसका पहले वर्गमूल निकालिए। अब इसका जब वर्गमूल निकालिए दोस्तों, देखिए तरीका क्या होता है, आप 2 का जोड़ा लगाइए इधर से। यहाँ इकाई का अंक 1 है तो यहाँ पर या तो 1 आ सकता है, यह प्रश्न है ना, ये प्रश्न है। प्रश्न का इकाई अंक अगर 1 होता है तो उत्तर का इकाई अंक या तो 1 आएगा या फिर 9 आएगा दोस्तों। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए जो 65 है यह किसके वर्ग के आसपास है, छोटा लेना है, बड़ा नहीं लेना है। तो 8 अठाएं होता है 64, 8 अठाएं 64, या तो 81 का वर्ग होगा 65 100 61 या फिर 89 का। तो कैसे चेक करेंगे, 8 आपने लिया है ना, 8 की जस्ट अगली संख्या क्या होती है, 9। तो 9 का आप 8 में क्या कर दीजिए, गुना। 9 का 8 में गुना करेंगे तो क्या जाएगा, 72, 72। अब आपको चेक करना है कि 65 से 72 ज़्यादा है कि कम। अगर 65 से 72 ज़्यादा हो गया, अगर 65 छोटा हो गया तो उत्तर छोटा वाला, तो 72 से छोटा है 65, इसका मतलब क्या है, वर्गमूल इसका 81। 81 वर्गमूल है। लेकिन आपसे पूछा गया है कि यह संख्या अपने स्वयं के वर्गमूल द्वारा विभाजित होती है। स्वयं का वर्गमूल, ये संख्या क्या है दोस्तों, 81। ठीक है, इसका वर्गमूल क्या होगा,
इसका वर्गमूल क्या होगा दोस्तों, यानी 81 का भी वर्गमूल आपको निकालना है। 81 का वर्गमूल जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 9 हो जाएगा। क्या होगा, 9। तो वह जो परिणाम आएगा दोस्तों वह 9 आएगा, तो इसका उत्तर भी क्या होगा, 9। ठीक है, सवाल का मतलब समझ गए होंगे आप लोग। कह रहा है कि 65-61 का वर्गमूल बताइए, और वह संख्या जो वर्गमूल आ रहा है वह अपने स्वयं के वर्गमूल द्वारा विभाजित होती है, तो उसका भी वर्गमूल निकालेंगे वापस, यानी 81 का वर्गमूल 9, तो इसका उत्तर क्या होगा, 9। ठीक है, चलिएगा अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने, यहाँ पर अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, किसी वृत्त के व्यास को दोगुना किया जाता है, किसी वृत्त के व्यास को दोस्तों दोगुना किया जाता है, क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। व्यास को अगर दोगुना कर दिया जाता है तो क्षेत्रफल में दोस्तों कितनी की वृद्धि होगी, यह आपको बताना है। बताइए सभी लोग एक बार इस सवाल को लगाइए, बताइए क्या होगा इसका उत्तर। सभी प्यारे साथी बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा दोस्तों। चलिए समझते हैं। जो यहाँ पर क्या दिया गया है, व्यास, हम व्यास को मान लेते हैं डी, मतलब व्यास 1 है दोस्तों। ठीक है, व्यास 1 है, तो त्रिज्या क्या होगा, त्रिज्या व्यास का आधा होता है, तो r/1/2 हो जाएगा। व्यास अगर 1 अनुपात है तो त्रिज्या 1/2 हो जाएगी। क्लियर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भाई, अगर त्रिज्या 1/2 है तो क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है दोस्तों, पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान क्या हो जाएगा, पाई का मान मत रखिए, पाई का मान आप न रखें, ये हो जाएगा, यहाँ पर आर का मान रखिए सिर्फ, तो ये हो जाएगा पाई, आर का मान 1/2 रखेंगे तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा। क्लियर। अगर कह रहा है कि व्यास को दोगुना कर दिया जाए, अगर ये जो व्यास है दोस्तों, इस व्यास को क्या कर दिया गया, 1 था अब 2 कर दिया जा रहा है, 2 कर दिया गया, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी दोस्तों, व्यास का आधा त्रिज्या होता है तो त्रिज्या 1 हो जाएगा। तो अब इसका क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, पाई का मान पाई रखिए, ठीक है, आर का मान 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, यानी पाई हो जाएगा। इसका आप अनुपात निकाल दीजिए दोस्तों, अनुपात निकाल दीजिए, अनुपात निकालिए जब, तो अनुपात जब निकालेंगे देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 संबंधे, ये 1/4 है ना, तो 4 की जगह इधर गुणा हो जाएगा, 1 संबंधे 4 हो जाएगा दोस्तों, 1 संबंधे 4, यानी 1 था 4 हो गया, कितना गुना हुआ दोस्तों, 4 गुना हो गया, तो 4 गुना इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 4 गुना हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यक्स के बैंक खाते में 86.54 रुपए शेष हैं। कितने हैं भैया, 86.54 रुपए शेष हैं। फिर आगे कहा गया है कि 55.31 रुपए जमा करने पर, जमा करने यानी कितना जमा कर रहा है, 55 रुपए 31 पैसे जमा कर रहा है दोस्तों। जमा करेगा तो अब खाता में कितना हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए खाता में कितना हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा, होगा यहाँ पर, और 5 3 8 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से 6 5 11 और 8 5 13 1 14, यानी अब खाता में 141.85 पैसे हैं। फिर आगे कहा गया है कि 84.33 रुपये निकालने के बाद शेष राशि क्या होगी। इस खाते में से कितना निकाल लिया गया है, इसमें से निकाल लिया गया है दोस्तों 84.33 पैसे निकाल लिया गया, तो क्या बचेगा यहाँ पर घटा दीजिए, 5 में से 3 गया तो 2 बचेगा, 8 में से 3 गया तो 5 बचेगा, ठीक है, 11 में से 4 गया तो 7 बचेगा, और 13 में से 8 गया तो दोस्तों 5 बचेगा, यानी 57.52 रुपये अब इस खाते में शेष बचे हैं। 57.52 ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने समझ लिया होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते भैया। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है। आइए दोस्त, सभी प्यारे साथी एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, आराम से ध्यान से पढ़िए दोस्तों, कोई दिक्कत हड़बड़ी की बात नहीं है, आराम से पढ़िए। एक संख्या को 3003 से गुना किया जाता है और फिर 7 11 13 के लघुत्तम समापवर्तक द्वारा विभाजित किया जाता है, और फिर स्वयं इसके ही द्वारा विभाजित किया जाता है, तो परिणाम ज्ञात कीजिए प्यारे साथियों। देखिए एक संख्या है, संख्या नहीं पता, हम संख्या को मान लेते हैं यक्स। एक संख्या यक्स है, इसको गुणा किया जाता है किसके साथ, 3003 के साथ, 3003 के साथ गुणा किया जाता है, फिर 7 11 13 के लघुत्तम से भाग दिया जाता है, तो 7 11 13 का लघुत्तम क्या होगा, 7 गुना 11 गुना 13, यही इसका लघुत्तम हो जाएगा क्योंकि अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक, अब फिर कह रहा है कि स्वयं द्वारा ही
विभाजित किया जाता है, फिर इसको यक्स के द्वारा भी विभाजित किया जाता है। बस ये सवाल का मतलब है, इसी को हल करना है दोस्तों। यहाँ से यक्स यक्स कैंसिल, अब यहाँ से आप 11 से काटिएगा, यहाँ से 11 से जब काटिएगा तो यहाँ से आप 7 से पहले काटिए, 7 से काटिए, 7 से काटेंगे तो 7 चौक 28 बचेगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा 20, 7 दूनी 14 बचेगा 6, 7 नवा 63, इतना बार में जाएगा। 11 से काटिए, 11 तियाँ 33, 33 और 9 बचेगा, और 11 नवा 99, 39 हो जाएगा। 13 से काटेंगे, 13 तियाँ 39, 3 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो परिणाम क्या होगा दोस्तों? 3 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। ओके, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? प्यारे साथियों, जितने भी पुलिस के कैंडिडेट हैं, आप लोग इसमें बताइए, क्या आपको कहीं रत्ती भर दिक्कत, कोई परेशानी है? बताइए दोस्तों, आपका कमेंट हमें इंतजार है। आप लोगों के कितने आंसर आते हैं, आप लोगों की दिक्कत कमजोरी किस चीज़ में है, आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर इस प्रकार से दिया गया है। क्या कहा गया है भैया? इसमें बोला गया है, यदि 10x + 5 संबंधी 42x + 8, 5 संबंधी 8 के लिए घनानुपात हैं, तो x³ का मान बताइए। घनानुपात का मतलब क्या होता है दोस्तों, इस बात को समझिए। जैसे अगर मान के चलिए हमने कह दिया 2 संबंधी 5 है, 2 संबंधी क्या है दोस्तों? 5। इसका घनानुपात क्या होगा? तो इसका घनानुपात क्या होगा? इसका घन कर देना है, तो 8 संबंधी 125 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8 संबंधी 125, ये इसका घनानुपात हो जाएगा दोस्तों। तो यही बात इसमें बोला गया है। सवाल को एक बार अब से पढ़ लीजिए, फिर से पढ़िए क्या कहा गया है, देखिएगा। यहाँ पर दिया गया है 10x + 5 बटे, अनुपात माने बटे होता है, 42x + 8 बराबर, इधर क्या हो जाएगा? 5/8 का घनानुपात, इसका मतलब इसका भी क्यूब और इसका भी क्यूब। जब क्यूब करेंगे 5 का क्यूब तो हो जाएगा 125, 125, और 8 का क्यूब करेंगे दोस्तों तो 512 हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? 512 हो जाएगा। क्लियर है दोस्त? क्या इस लाइन में कोई दिक्कत, कोई परेशानी है? चलिए अब आपको क्या करना है, तिर्यक गुना करना है। 512 का गुना कहाँ करेंगे? इस ऊपर वाले में। 125 का गुना कहाँ करेंगे? इस नीचे वाले में। तो करिए, 512 का गुना करिए 10 में, तो हो जाएगा क्या? 5120, 5100 दोस्तों 20 यक्स हो जाएगा। क्लियर? अब 5 में जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2560। क्या होगा दोस्तों? 2560 हो जाएगा। क्लियर है? अब 125 का गुना आपको 42 में करने हैं, तो 125 का जब गुना 42 में करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5250। क्या होगा दोस्तों? 5250 यक्स, अब प्लस 125 का गुना 8 में करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 1000। यक्स वाले को एक साइड रखिए, बिना यक्स वाले को एक साइड, यानी यहाँ पर 5250 को आप इधर लेकर आएंगे तो घट जाएगा, यहाँ पर घटेगा तो क्या होगा? 130 होगा दोस्तों। कितना होगा? 130 यक्स। ठीक है दोस्त, 130 यक्स आएगा यहाँ पर। ठीक, इधर क्या बचेगा? है बिना यक्स वाला, इधर जब लेकर जाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा 1560। भाई आपको क्या करना है, 2560 में से आपको 1000 घटाना है, तो 1560 बचेगा। यहाँ पर 1560 बचेगा। यहाँ से 0 से 0 कैंसिल पहले करिए, और 13 से काटिए, 13 से काटिए, 13 1 में 13 बचेगा 2, और 13 दूना 26, यानी यक्स का मान कितना हो गया? 12। दोस्तों यक्स का मान 12 हो गया। हमसे पूछा है यक्स क्यूब का मान बताइए, तो 12 का क्यूब करना है। 12 का क्या करना है दोस्तों? क्यूब। 12 का क्यूब कितना होता है? 12 का क्यूब कितना होता है? 1728। कितना होता है दोस्तों? 1728। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा, 1728। चलिए दोस्त अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भैया। अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 7 बहुत ही लाजवाब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। कह रहा है कि 40 के वर्ग के 40% का 1/4 ज्ञात कीजिए। क्या कहा गया है? 40 के वर्ग का, 40 के वर्ग का 40%, 40% का मतलब 40/100। ठीक है, परसेंट हटाएंगे तो 100 से भाग देते हैं, का 1/4 माने 1/4, इसका मान पूछा गया है। 40 का स्क्वायर करिए 1600 हो जाएगा। 40 का स्क्वायर 1600 गुना 40 यहाँ पर 100 हो जाएगा, और गुणे 1/4 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ से आप 2 0 से 2 0 कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए
इससे कैंसिल लिया, इससे कैंसिल, यहाँ पर 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा लास्ट में यहाँ पर 160। 160 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 160 इस प्रश्न का राइट आंसर है प्यारे साथियों। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते भैया। अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन आप सभी लोग पढ़िए पहले क्या कहा गया है दोस्तों। ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। यदि विक्रय मूल्य को 3 गुना किया जाता है तो लाभ 5 गुना हो जाता है, तो लाभ ज्ञात कीजिए। लाभ परसेंट बताना है आपको, कितना लाभ परसेंट है इसका। एक बात जरा बताइए, लाभ कैसे निकलता है दोस्तों? लाभ कैसे निकालते हैं भाई? लाभ निकालने के लिए क्या करते हैं? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यही तो करते हैं, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये होता है लाभ निकालने का तरीका, यही तो निकलता है लाभ। भाई आपने 20 रुपये में सामान खरीदा है, 25 में बेच दिया, तो 5 रुपये का लाभ हो गया, तो विक्रय में से आप क्या करेंगे? क्रय मूल्य घटाएंगे। ठीक है, ये इसका कंसेप्ट होता है, ये तरीका होता है दोस्तों लाभ निकालने का। यहाँ पर कहा गया है, देखिए पहले अगर हम सीपी की बात करें, पहले सीपी क्या था? सीपी मतलब क्रय मूल्य। पहले दोस्तों हम क्रय मूल्य को मान लेते हैं, पहले क्रय मूल्य क्या था दोस्तों? पहले क्रय मूल्य को हम सीपी मान लेते हैं, पहले था इतना। और विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा इसका? ठीक, पहले विक्रय मूल्य इसका क्या था दोस्तों? एसपी था। लेकिन कहा गया है दोस्तों, यदि विक्रय मूल्य को 3 गुना कर दिया जाए, क्रय मूल्य अभी भी क्या है? क्रय मूल्य अभी भी दोस्तों सीपी है। क्रय मूल्य अभी भी क्या है दोस्तों? सीपी है। लेकिन प्यारे साथियों, विक्रय मूल्य को क्या कर दिया गया है? विक्रय मूल्य को दोस्तों 3 गुना कर दिया गया है, यानी 3 एसपी कर दिया गया है। ठीक है, तो लाभ जो होता है वो अभी 5 गुना हो जाता है। अच्छा, इस यहाँ से आप जरा बताइए लाभ क्या होगा? यहाँ से लाभ क्या होगा? तो यहाँ से लाभ होगा दोस्तों विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी एसपी माइनस का सीपी, ये होगा इसका लाभ। ठीक है, बराबर होगा क्या चीज़? यहाँ से लाभ क्या होगा दोस्तों? यहाँ से लाभ क्या होगा? यहाँ से भी क्या होगा? विक्रय माइनस क्रय मूल्य, तो 3 एसपी माइनस का सीपी। जब यहाँ पर कहा गया है जब विक्रय मूल्य को 3 गुना करते हैं तो जो ये लाभ हो रहा है दोस्तों, ये 5 गुना हो जाता है, 5 से गुना कर देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी, आगे समझिए। 5 का गुना सब इसके अंदर करना है, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 5 एसपी माइनस का 5 सीपी बराबर का 3 एसपी माइनस का सीपी। देखिए एसपी वाला एक साइड, सीपी वाला एक साइड। अब यहाँ से आप क्या करिए, जो 3 एसपी है आप बराबर के इधर लेकर जाइए, इधर लेकर जाएंगे तो क्या होगा? क्या हो जाएगा यहाँ पर? इधर पहले से क्या है? 5 एसपी है, माइनस का 3 एसपी घट जाएगा यहाँ पर। भाई ये जो 3 एसपी उधर लेकर जाएंगे बराबर के बाएं साइड में, तो चिन्ह बदल जाता है, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, इधर प्लस था उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। बराबर सीपी को एक साइड, इधर पहले से ही क्या है? माइनस का सीपी है। आप जब इधर 5 सीपी, जब माइनस वाला 5 सीपी जब इधर लेकर आएंगे तो प्लस का 5 सीपी हो जाएगा। क्या होगा? प्लस का 5 सीपी हो जाएगा। क्लियर है? अब घटा दीजिए दोस्तों, यहाँ पर 5 एसपी में से 3 एसपी घटेगा तो क्या बचेगा? 2 एसपी बराबर यहाँ से 5 सीपी में से 1 सीपी जाएगा तो 4 सीपी हो जाएगा दोस्तों, 4 सीपी। इसको काट के आप अनुपात निकाल सकते हैं, एक बार में कटेगा, यहाँ पर 2 बार में कट जाएगा। यानी हम एसपी और सीपी का रेशियो निकालेंगे, एसपी और सीपी का, एसपी और सीपी। एसपी का रेशियो क्या हो जाएगा? 2, सीपी का रेशियो 1। ठीक है, उल्टा होता है दोस्तों, उल्टा होता है। जो सीपी के साथ गुणा है वह एसपी का रेशियो है, एसपी के साथ जो गुणा किया गया है वह सीपी का रेशियो है। तो एसपी का 2, सीपी का 1। भाई 1 का सामान 2 में बिका है, 1 का सामान 2 में बिका है, तो कितने का फायदा दोस्तों? 1 का। किस पे? क्रय मूल्य पर लाभ होता है बटे क्रय मूल्य, यानी 1 अनुपात गुणे 100। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 100%। 100% इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है दोस्तों, 100% इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। एक बार सभी लोग कमेंट करके बता दीजिए दोस्तों, क्या आपको इस सवाल में कोई दिक्कत परेशानी है? उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने अच्छे तरीके से सवाल को समझा होगा दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। अगला प्रश्न देखिए, सभी लोग अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। यहां पर क्या कहा जा रहा है? यक्स 42,000 रुपये में एक स्कूटर खरीदता है, वह मरम्मत पर 6,000 रुपये व्यय करता है। देखिए दोस्त, जो क्रय मूल्य होता है, अगर आप कोई सामान खरीद के लाए हैं और उस पर आप एक्स्ट्रा खर्च कर दिए हैं, तो जो आपने एक्स्ट्रा खर्च किया है वह भी क्रय मूल्य में जुटता है। तो 42,000 रुपये में यहाँ पर खरीदा गया है,
यहाँ पर CP निकालिए क्रय मूल्य 42,000 में खरीदा गया प्लस 6,000 रुपया इसको मरम्मत करवाने में खर्च हुआ है। तो 42,000 और प्लस 6,000 ये इसका क्रय मूल्य हो जाएगा। 42,000 प्लस का 6,000 ये इसका क्रय मूल्य है। मरम्मत करवाने वाला पैसा भी उसमें जुट जाएगा, तो ये क्रय मूल्य हो जाएगा। और बेचने की बात आया है यानी SP कितना है इसका, तो 54,000 इसका SP है। 54,000 में ये सामान को बिका है। ठीक है भाई, इसको जोड़िए 42 6 48,000 हो जाएगा। 48,000 इधर तो क्या है 54,000, 54,000 है। 3 जीरो से 3 जीरो यहाँ पर कैंसिल, अनुपात निकालेंगे, यहाँ पर अनुपात है दोस्तों। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, आप इसको अभी काट सकते हैं 6 से, 6 8 48, 6 9 54, यानी 8 का सामान दोस्तों 9 में बिका, तो कितना का फायदा 1 पर, 1 का फायदा हो गया। फायदा किस पे होता है दोस्तों, क्रय मूल्य पर, यानी 1/8, 1/8 गुना 100 करिए दोस्तों। तो इसको जो 1/8 का मतलब होता है 12.5%, 12.5% इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिएगा अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, यहाँ पर कहा गया है 110 रुपये की लागत वाली एक वस्तु 104.5 रुपये में बेची गई तो कितनी छूट दी गई है दोस्तों। 110 रुपया एक वस्तु का दाम था, इसको बेचा गया कितने में 104.5 में, 104.5 रुपये में बेचा गया, तो कितने का छूट मिल गया भैया यहाँ पर। यहाँ पर दोस्तों छूट 5.5 का मिल गया, 5.5 रुपये का छूट मिल गया है। छूट किस पे होता है, अंकित मूल्य पर, ये इसका अंकित मूल्य है यानी MP है दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पर ये क्या है SP है। अंकित मूल्य क्या है 110 गुणे 100, यहाँ से एक जीरो से दोस्तों ये दशमलव खत्म हो जाएगा, और एक जीरो से यहाँ पर एक जीरो खत्म हो जाएगा। 11 से जब भाग दीजिएगा तो 11 कम 11 11 5 55, तो 5% का छूट दिया गया है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पर दूसरा सही है, 5%। 5% का दोस्तों छूट मिला है, ये इसका राइट आंसर है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा दोस्तों आप लोगों को। एक बार सभी लोग कमेंट करके बताइए क्या आप सभी को यहाँ पर सवाल जो है समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। प्यारे साथियों, चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन दिया गया है। चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित एक राशि 2 वर्ष में 1600 रुपये और 3 वर्ष में 1680 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की दर बताइए। प्यारे साथियों देखिएगा, पहले मूलधन क्या था, P था, मूलधन P था। अब ये P जो मूलधन था दोस्तों वह बढ़कर के साल में 2 साल में, 2 साल में बढ़कर कितना हो गया है 1600 रुपये हो गए हैं दोस्तों, 1600 रुपये हो गए हैं। और 3 साल में कितना हो जाता है यह 1680, यानी यहाँ से यहाँ तक जाने में 2 साल, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना 1 साल लगा होगा, तभी तो 3 साल होगा। यहाँ से यहाँ तक के टोटल कितना है 3 साल, तो यहाँ से यहाँ तक 2 साल, तो यहाँ से यहाँ तक 1 साल, तो यहाँ पर कितना हो गया 1680 हो गया दोस्तों, 1680 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना काम कर रहा है, तो 1680 बटे 1600, ठीक, यहाँ से काटिए, इससे कैंसिल, 8 से काटिए, 8 दूना 16, 8 एक कम 8, 8 से काटिए, 8 दूना 16, यानी यहाँ पर मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है दोस्तों 20/21, सॉरी 21/20, यानी यहाँ पर 21/20 से गुना किया गया है 1600 में, तब जाके क्या आया है 1680। तो 20/21 का मतलब क्या हुआ, मूलधन था 20, 21 रुपया मिश्रधन हो गया, तो ब्याज कितना मिला दोस्तों 1, किस पर 20 पर, 1/20 गुना 100 कर दीजिए, 20 5 100, 5%, 5% का दोस्तों ब्याज लग रहा है। ऑप्शन में देखिए किसमें 5% दिया गया है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है दोस्तों, 5%। ठीक है, कोई दिक्कत है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिया जा रहा है। कहा गया है कि 1 वर्ष में 4% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित 25,000 रुपये की राशि अर्धवार्षिक रूप से समायोजित होने पर कितनी हो जाएगी दोस्तों। ब्याज कैसे लगता है, अर्धवार्षिक रूप से जब ब्याज लगता है दोस्तों तो समय 2 गुना हो जाता है, रेट आधा होता है। 4% वार्षिक है तो आधा करेंगे 2%, 2% का मतलब क्या होता है दोस्तों, 2% का मतलब 2/100, यानी कितना 1/50, 1/50 ये हो जाएगा। यहाँ पर आप मूलधन और मिश्रधन का निकालिए अनुपात। मूलधन दोस्तों 50 है तो मिश्रधन कितना हो जाएगा 51, ये अनुपात निकाल रहे हैं। ठीक है, ये क्या है दोस्तों अनुपात है। 1 वर्ष है तो 1 वर्ष में क्या छमाही, 2 छमाही, तो 2 साइकिल हो रहा है यहाँ पर। एक बार फिर लिखेंगे 50/51 यहाँ पर है दोस्तों, 50/51 यानी 50 संबंध है 51। ठीक है, 50 संबंध 51, इसका जब गुना करिए तो ये होगा 2500, 2500, इसका जब गुना करिए तो क्या हो जाएगा 2601,
2601। 2500 का मान दोस्तों दिया गया है, 2500 का मान कितना दिया है दोस्तों, 25,000 दिया है, 25,000। तो 1 अनुपात का मान निकालिए, क्या होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ठीक, और 25 से 25 कैंसिल एक बार में, तो हो जाएगा यहाँ पर 1 अनुपात का मान दोस्तों 10। 1 अनुपात का मान 10 हो गया, तो बताइए मिश्रधन कितना हो जाएगा, 2601 रुपये। तो 2601 का मान निकालना है, 2601 का मान निकालिए, 1 का मान 10 है, 2601 का मान क्या हो जाएगा, 2601 गुना 10 यानी 2610। 2610 इसका राइट आंसर है दोस्तों। ऑप्शन में देखिए दूसरा इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 2610 रुपये। क्लियर है, बताइए दोस्तों, 26,010 रुपया होगा दोस्तों, 26,010, 26,010, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत परेशानी है दोस्तों, बताइए। 26,010 रुपये इसका उत्तर होगा दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने समझ लिया होगा। आइए भैया एक बात बताइए, 12 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, क्या इसमें कोई दिक्कत परेशानी है अभी तक दोस्तों आपको कोई दिक्कत परेशानी है दोस्तों? इसमें क्या कहा गया है, ए ने 75,000 रुपये के साथ एक व्यवसाय शुरू किया, 37,500 रुपये के साथ बी कुछ समय बाद जुड़ जाता है। यदि वर्ष के अंत में लाभ 3.1 अनुपात में साझा किया जाता है तो कितने महीने बाद बी शामिल हुआ है दोस्तों? देखिए दो लोग हैं, ए है और बी है, एक आदमी ए है और एक आदमी कौन है दोस्तों, बी है। ए 75,000 रुपये लगाकर व्यवसाय शुरू करता है, ठीक है, और बी क्या किया, 37,000 रुपये लगाकर 37,500 रुपये 37,500 रुपये लगाकर कुछ महीने के लगाकर कुछ समय बाद जुड़ता है, तो वर्ष के अंत में लाभ कितना होता है, 3.1 के अनुपात में। अच्छा, ये 12 महीने तक तो यहाँ पर ए लगा रहा, 12 महीने तक का 12 महीने ए का पैसा था इसमें लगा हुआ, लेकिन हम ये मान लेते हैं दोस्तों कि बी x महीने के लिए पैसा लगाया था, तो इन दोनों का ये जो लाभ का अनुपात आ रहा है दोस्तों, ये किसके बराबर हो जाएगा, 3:1 के अनुपात के, ठीक है, 3:1 के अनुपात के लाभ के बराबर हो जाएगा। यहाँ से हम कह सकते हैं क्या चीज़, इसको काट के छोटा कर सकते हैं, ठीक है, इसको काट के छोटा कर सकते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अभी आप इसको काटिए, 15 से काटिए, 15 × 5 = 75, एक ठो जीरो बचेगा यहाँ पर, ठीक है दोस्त। इसको काटिए आप, 15 दूना 30, 15 × 5 = 75, 25 से काटेंगे, 25 दूना 50, 2 बार में कट जाएगा, यहाँ पर 2 बार में कट जाएगा, यानी यहाँ से हो जाएगा 12 दूना 24, 24 बटे इधर क्या बचेगा x, 24 बटे x बराबर 3/1, 3 से काटिए, 3 × 8 = 24, तो x का मान दोस्तों हो जाएगा क्या चीज़, x का मान यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 8, यानी x क्या है, हमने माना है b x महीने तक इस व्यवसाय में शामिल था, यानी 8 महीने तक व्यवसाय में लगा था कौन, बी। कितना महीना बाद यह आया भैया, 1 साल तो व्यवसाय चला है, जिसमें 8 महीना बी इस व्यवसाय में शामिल था, तो इसका मतलब ये 4 महीने बाद इस व्यवसाय में शामिल हुआ है, तो 4 महीना इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 4 महीना इसका बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। ये है साझेदारी वाला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिए, एक छात्र के अंक 68 के बजाय 88 दर्ज किए गए थे, इसके कारण कक्षा के औसत अंक में 0.5 की वृद्धि हुई, कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी है? दोस्तों छात्रों की संख्या जब निकालना है, छात्र की संख्या कैसे निकालेंगे, कुल योग, छात्र की संख्या निकालने कैसे निकलेगा, योग बट्टे औसत, योग बट्टे औसत, योग बट्टे औसत, ये निकलेगा क्या, छात्रों की संख्या। छात्रों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, योग बट्टे औसत करेंगे। अब यहाँ से समझने का प्रयास करिए दोस्तों, यहाँ से आप समझने का प्रयास ये करिए, देखिए यहाँ पर 68 लिखना था अंक, लेकिन लिखा गया कितना, 88। कितने नंबर ज़्यादा लिखे गए दोस्तों, नंबर कितने ज़्यादा लिखे गए यहाँ पर, 20 नंबर, यानी योग में कितना बढ़ गया 20, और औसत में कितना का वृद्धि हो गया 0.5 का, योग बटे औसत, छात्रों की संख्या निकल जाएगा, योग बटे औसत, अंक में वृद्धि 20 का, औसत में वृद्धि 0.5 का, 0.5 से भाग दे दीजिए, यहाँ से 10 हटेगा, 1 जीरो ऊपर बढ़ जाएगा, 5 चौको 20 यानी 40, छात्रों की संख्या कितनी है दोस्तों, 40 है, तो 40 इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 40 इसका बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए भैया, ये आप लोगों के सामने यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन, कहा गया है
कि ए बी की तुलना में 2 गुना कुशल है। 2 लोग हैं, एक आदमी ए है और एक आदमी दोस्तों बी है। ए बी की तुलना में 2 गुना कुशल है। ए 2 गुना कुशल है किसकी तुलना में? बी के। ये इसकी क्षमता निकल गई दोस्तों। जो सी के तुलना में 3 गुना कुशल है, जो किसके लिए बात बोला गया है? इस बी के लिए। तो यहाँ पर सी है जो सी की तुलना में 3 गुना कुशल है। अगर सी की क्षमता 1 है तो बी की क्षमता क्या है? 3 है। यहाँ से आप निकाल लीजिए अनुपात। यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। 3 दूना 6 और 3 एक कम 3, 1 एक कम 1। यहाँ पर क्षमता का अनुपात निकल गया ए बी सी का। ए का 6, बी का 3 और सी का 1। आगे कहा गया है कि सी अकेले कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। सी जो है वह 30 दिन में कार्य पूरा कर सकता है अकेले। कितने की क्षमता से? सी की क्षमता क्या है दोस्तों? 1 है। 1 की क्षमता से। तो ये टोटल क्या हो गया दोस्तों? ये टोटल वर्क हो गया। टोटल कार्य कितने हैं दोस्तों? टोटल कार्य निकल गया कितना? 30। टोटल कार्य 30 निकल गया। तो कहा गया आगे कि वे कितने दिनों में मिलकर एक साथ पूरा कर सकते हैं? 30 काम है। काम कितना है? 30 है। इस 30 काम को करने के लिए सभी लोग मिलेंगे। 6 3 9 1 10। 10 की क्षमता से काम होगा तो कितना दिन का समय लगेगा? 3 दिन। 3 दिन में काम को समाप्त कर देंगे। ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 16। एक हवाई जहाज 4 घंटे में 250 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक निश्चित दूरी तय करता है। 1 घंटे और 40 मिनट की समान दूरी तय करने के लिए इसकी गति कितनी होनी चाहिए? तो दूरी निकालिए पहले। 4 घंटा में जाता है कितना? 250 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। देखिए दूरी बराबर क्या होता है दोस्तों? दूरी बराबर क्या होता है? आप जानते हैं दूरी बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इंटू टाइम। तो दूरी निकाल लीजिए यहाँ से। स्पीड क्या है? 250 है। टाइम क्या है? 4 घंटे। 25 चौका 100, 1000। 1000 किलोमीटर की दूरी है दोस्तों। 1000 किलोमीटर की क्या है? दूरी है। अगर इसी 1000 किलोमीटर की दूरी को 1 घंटा 40 मिनट में तय करना है तो कितना उसकी गति होनी चाहिए? गति निकालने के लिए दूरी बट्टे समय। दूरी क्या है? 1000। समय कितना हो जाएगा? 1 घंटा 40 मिनट। तो 1 घंटा 40 मिनट का मतलब क्या हो जाएगा? 40 बट्टे 60। इसको घंटा में बदलिए, घंटा में बदलिए। इसे कैंसिल। 2 दूना 4, 2 तीन 6, 3 एक कम 3 2 5, यानी 5 बट्टे हो जाएगा दोस्तों 3। 5 बट्टे 3 हो जाएगा। ये जो 3 है दोस्तों ये चल जाएगा ऊपर। 3 चल जाएगा ऊपर, 3 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 3 चल जाएगा ऊपर, यहाँ से 3 हट जाएगा। क्लियर है? अब इसको हल कर दीजिए आप। 5 से भाग दीजिएगा जब, 5 दूना 10, 200 हो जाएगा। 200 गुना 3 यानी 600। 600 किलोमीटर की इसकी गति होगा दोस्तों। 600 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है दोस्तों, 600 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है दोस्तों? अगला क्वेश्चन देखिए। ठहराव को छोड़कर एक बस 1 घंटे में 45 किलोमीटर तय करती है और ठहराव सहित 36 किलोमीटर तय करती है। 1 घंटे में बस कितने मिनट रुकती है? कितना मिनट रुकती है आपको बताना है। देखिएगा, बड़ा वाला चाल 45 माइनस का 36 बटे बड़ा वाला चाल यानी 45 गुणे 60। ठीक, घटाइए। 45 में से 36 घटाना है। 15 में से 6 गया दोस्तों, 9 बचेगा, यानी 9 बटे 45 गुना 60। 9 पंजे 45, 5 से काटिए, 12 पंजे 60। 12 मिनट बस रुकती है। 12 मतलब ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है दोस्तों, 12 मिनट। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 18 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपके सामने दिया गया है। यहाँ पर कहा गया कि एक आयत की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 5 संबंधी 6 है। इसका क्षेत्रफल जो है दोस्तों वह दिया है कितना? 750 मीटर स्क्वायर। कितना दिया है दोस्तों? 750 मीटर स्क्वायर दिया गया है। एक बार ज़रा इसको देख लेंगे। यहाँ पर दोस्तों 6750 है, तो इसको ज़रा प्रिंटिंग जो है टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। 6750 सेंटीमीटर स्क्वायर है दोस्तों। ठीक है, चलिएगा क्षेत्रफल इसका निकालिए। सबसे पहले अगर यहाँ पर अनुपात है तो आप कांस्टेंट लगा सकते हैं, कोई यक्स लगा दीजिए। तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी? 6x, चौड़ाई क्या हो जाएगी? 5x। तो गुना क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो 6x गुना 5x बराबर किसके हो जाएगा? 6750 के। ठीक है, 6 पंजे 30 x स्क्वायर बराबर 6750। 0 से 0 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। 3 से काटिए, 3 दूना 6, 3 दूना 6,
3 5 15, यानी यक्स स्क्वायर का मान 225 है दोस्तों, तो यक्स का मान क्या हो जाएगा 15। यक्स का मान 15 हो गया, तो इसकी क्या पूछा गया है, आयत की चौड़ाई और क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। तो आयत की चौड़ाई क्या हो जाएगी, चौड़ाई 5 अनुपात यक्स का मान 15, तो 5 का मान 15 5 75, 15 5 75, ठीक है। और क्षेत्रफल क्या है दोस्तों 6750 दिए किया है, बस इसी को हल करना है। इसको हल करिएगा तो क्या हो जाएगा, काटिए 15 से काटिए, 15 से काटेंगे दोस्तों तो 15 5 75 और 15 चौको 60, 15 5 75, 5 से काटेंगे 5 9 45, 90 हो जाएगा। यानी एक संबंधी 90 इसका राइट आंसर होगा, एक संबंधी 90। ओके है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत है, एक संबंधी 90 इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है दोस्तों। चलिएगा अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 19, और ये प्रश्न लास्ट प्रश्न है दोस्तों, यही क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है। क्या कहा जा रहा है दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है कि 11 द्वारा विभाज्य सबसे छोटी 4 अंकी संख्या के अंकों का योग और 13 द्वारा विभाजित सबसे छोटी 4 अंकी संख्या के अंकों का योग का गुणनफल क्या होगा। तो सबसे पहले आपको निकालना है कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन है जो 11 से पूरा पूरा विभाज्य है दोस्तों। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है 1000। 11 से कटने वाली क्या हो जाएगी, 11 से पहले भाग दीजिए, 11 9 99, 99 क्या बचेगा दोस्तों, यहाँ पर बचेगा 1 10, ठीक है। यानी इन दोनों का अंतर क्या है 1 है, इन दोनों का अंतर क्या है 1 है। इसका मतलब एक इसमें जोड़े दीजिए, 1000 में 1 जोड़िए तो 1001 हो जाएगा। ये ऐसी संख्या है 4 अंकों की जो 11 से कटने वाली है। अब 13 से कटने वाली 4 अंकों की छोटी संख्या क्या हो जाएगा 1000। 13 से कटने वाली है, 13 से भाग दीजिए, 13 7 91, 13 7 91, 7 बार में जाएगा 91, बचेगा क्या 9, ठीक हो जाएगा 90। अब क्या बढ़ जाएगा दोस्तों 13 6 78, 6 बार में जाएगा 78, बचेगा क्या 78, यानी 12 बचेगा दोस्तों 12। इन दोनों का अंतर कितना हो रहा है दोस्तों 13 12 का अंतर 1 हो रहा है। यानी आप 1000 में 1 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 1001, 1001। अब ये 1001 ऐसी संख्या है 4 अंकों की जो 13 से कटने वाली है। तो क्या पूछा है, इनके अंकों का योग का गुणनफल क्या होगा। इनके अंकों का योग क्या हो जाएगा 1 1 2 गुणे इनके अंकों का योग क्या होगा 2 2 दूना 4, तो गुणनफल क्या होगा दोस्तों 4 4। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। इसमें कोई दिक्कत हो तो आप लोग बता सकते हैं दोस्तों। ये 19 प्रश्न है दोस्तों जो कि बहुत महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा के लिए दोस्तों। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जिससे आपको अंदाजा लगेगा कि पिछला जो पेपर हुआ था किस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा दोस्तों। तो इसी दौर में हम लोग फिर भी मिलेंगे कल डेली बेसिस पर हमारा प्रैक्टिस सेट चलता रहेगा और चैप्टर का भी प्रैक्टिस सेट में लेकर आऊंगा दोस्तों। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस भी हम लोग करेंगे। तो आप लोग एक बार सभी लोगों तक शेयर करिए, जितने भी कैंडिडेट यूपी पुलिस की तैयारी करने वाले हैं या कर रहे हैं दोस्तों, उन भाइयों तक पहुंचाइए जो लोग यूपी पुलिस में सिलेक्शन लेना चाहते हैं। ठीक है, तो कल मिलते हैं दोस्तों अगले सेट को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी लोग अपना अपना ध्यान दीजिएगा दोस्तों।